अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तेज़ी मंदी। बहुत सारी चीज़ें हैं इस पर आज बात होगी। स्टॉक मार्केट की अगर बात करें तो उतार चढ़ाव बहुत तेज़ी से जारी है। अब वजूहात बहुत सारी हो सकती हैं, इस पर भी बात कर लेंगे। और फिर जुलाई से मार्च तक का जो तिजारती खसारा है 20% बढ़ गया है। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि एक तरफ इकॉनमी की बेहतरी की बात हो रही है, दूसरी तरफ हाउसिंग स्कीम्स की बात हो रही है, तीसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हर डायरेक्शन बेहतरी की तरफ जाती बता रहे हैं। लेकिन तिजारती खसारे का बढ़ना एक ऐसे मौके पर जब आपकी पेट्रोलियम लेवी 30% के करीब हो और आप इतनी ज़्यादा पेट्रोलियम लेवी हासिल कर रहे हो, उसके बावजूद आपका तिजारती खसारा बढ़ रहा हो, तो इसकी थोड़ी वजूहात समझने की ज़रूरत है। रमज़ान से पहले आम आवाम शदीद परेशान है। महंगाई का एक जिन जो बेकाबू हुआ है वो बहुत बड़ा मसला है आम आवाम के लिए भी और मईशत के लिए भी। एक रिपोर्ट के जो एदाद शुमार हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान में जो महंगाई की शरह है वो कुछ 17, 15, कुछ 14% की बात नहीं है। इस वक्त आम आवाम की सकत से बाहर है। और फिर पाकिस्तान में जो रवा माली साल है उसमें महंगाई और बेरोज़गारी मज़ीद बढ़ेगी, ये IMF खुद कह रहा है अपनी रिपोर्ट में। बिजली की कीमत में फ़ी यूनिट 64 पैसे इजाफा हो गया। और फिर पाकिस्तान को सेल्स और इनकम टैक्स में इस्लाहात करना होंगी। IMF ने वाज़ेह तौर पर हिदायत भी दे दी। बिजली भी मज़ीद महंगी होगी। पाकिस्तान ने IMF को ये यकीन दहानी करवाई। और बहुत सारी चीज़ें हैं। ECC के एक मरतबा फिर IPPs के हवाले से जो अदायगियाँ हैं उसकी मंजूरी को मौखर कर दिया है। ये कितना बड़ा डैमेजिंग पार्ट होने जा रहा है। और फिर इंडस्ट्रियल एरियाज़ और इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए क्या मुश्किलात हैं, आज इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ नईम सिद्दीकी साहब माहिर इक़्तिसादियात स्टूडियोज़ में मौजूद, राना एहसान अफजल खान साहब माहिर मुआशियात हैं हमारे साथ मौजूद हैं, तौहीद नासिर मिर्ज़ा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, मेंबर सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया तीनों हज़रात का। नईम साहब, सर पहले थोड़ी सी बात स्टॉक पे, फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें मैंने कर दी हैं। शुक्रिया असलान साहब, आपने अपने इंट्रो में बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी कर दी हैं। स्टॉक मार्केट इस वक्त बहुत बेहतर जा रही है। पिछले 4-5 दिन मार्केट काफ़ी ख़राब थी, लेकिन कल भी और आज भी और एक दिन पहले भी मार्केट बहुत अच्छी जा रही है। वॉल्यूम आज बहुत अच्छे हैं, 621 मिलियन का जो है ना इस वक्त है, तो एक इंडिकेशन कुछ बेहतर हुई है। कुछ आपने देखा होगा, थोड़ा सा सेनेट का इलेक्शन हुआ, फिर कुछ थोड़ा सा IMF का प्रेशर था, तो ये सारी चीज़ें तब्दीलियाँ आई हैं। फिर वज़ीर ख़जाना की जो चेंज हो रही थी, फिर अभी भी आपको पता है वज़ीर ख़जाना के मसाइल ही चल रहे हैं, लेकिन मार्केट अच्छा एंटिसिपेट कर रही है। कुछ यूरो बॉन्ड भी पाकिस्तान ने 2.5 बिलियन की फ्लोट करने की बात की है। और दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इस वक्त जो आपका कंस्ट्रक्शन सेक्टर है उसको फिर प्राइम मिनिस्टर जो है वो खुद ज़ाती तौर पे उसको टेकअप कर रहे हैं, तो मार्केट इस वक्त पॉजिटिव रिस्पॉन्ड कर रही है, वो मैं समझता हूँ। दूसरी बात यह है कि अहम खबर आज की ये है कि आसिम अहमद साहब जो हैं उनको FBI का चेयरमैन लगाने की बात हो रही है। काबीना ने आज उसकी मंजूरी भी दे दी है। ये मेंबर IT हैं, बेसिकली पहले देखा जाता है कि शायद मेंबर ऑपरेशंस को लगाएं, तो चूँकि अब आइंदा आने वाला वक्त जो है वो सारा IT का है और मैं समझता हूँ कि ये बहुत एक्सपीरियंस ऑफिसर हैं, इनका बहुत अच्छा तजर्बा है। तो ये रेवेन्यू और काफी सारी, चूंकि ब्रेक से पहले जरा सारे हजरात को, राना साहब सर बहुत सारी चीज़ें तो मैंने बता दी। पहले मेरा ख्याल है बात कर लें कि जो तिजारती खसारा है वो कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अरसलान। देखें, आपकी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो वहीं खड़ी हैं 24 से 25 अरब डॉलर की प्रोजेक्शन के ऊपर, और बेशक आपकी 2 अरब से ज़्यादातर बेशतर महीनों में इस साल एक्सपोर्ट्स अप रही हैं, लेकिन जैसे ही इकोनॉमी रीस्टार्ट हुई है तो आपने देखा कि आपकी इंपोर्ट में काफ़ी कदरे जो है वो इजाफा हुआ है। उसकी बेसिक वजह एक तो तेल की कीमत है आलमी मंडी में, जो कि $40 पिछले साल के मिड से 70 पे गया, अभी दोबारा $62-63 पर बैरल पे आ गया है। वो आपकी 30% इंपोर्ट का हिस्सा बन जाता है लगभग। इसी तरह आपको जो कपास, चीनी, आटा इंपोर्ट करना पड़ रहा है वो भी एक फैक्टर है, और वैसे इकोनॉमी खुलने से आपका जो तजारती खसारा है वो बढ़ गया है। देखें, ये तब तक नहीं इसमें चेंज आएगी जब तक आप इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं करेंगे और जब आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री नहीं लगाएंगे। ये अच्छा, मैं राना साहब एक चूंकि ब्रेक पर जाना है उससे पहले आपने 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट कही हैं, एक इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, दूसरा एक्सपोर्ट जो है वो हमें अपनी बढ़ानी है और एक्सपोर्ट पर तवज्जो देनी है। मैं ज़रा एक तौहीद नासिर साहब से भी एक बात कर लूँ, फिर ब्रेक से वापस आके आपसे इस पर डिटेल भी बात करूँगा। तौहीद साहब, सर पहले तो सियालकोट इंडस्ट्री की थोड़ी सूरत हाल भी हमें बता दें, और कॉस्ट इफेक्टिवनेस एक बहुत बड़ा मसला है इंडस्ट्री के लिए। प्रोडक्ट महंगी होगी तो बाहर भेजना और बेचना बड़ा मुश्किल होगा। खोके साहब, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम आपको और सारी टीम को जिन्होंने हमें आज इधर इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं बात करने के लिए, और सियालकोट चैम्बर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
ठीक है, जो सबसे बड़ा जो हमारा इस टाइम बेसिक इशू है ना, वो है इंपोर्ट्स। ठीक है, हमारी इंपोर्ट्स ड्यूटी इतनी ज्यादा हो चुकी है कि हम जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग करनी है वो हम कर नहीं सकते उस तरह। ये आपने बड़ी हेलो। जी तौहीद साहब, आपकी आवाज आ रही है जी, हमारी इंपोर्ट्स हमें कम करनी चाहिए। इंपोर्ट्स हमारी बहुत ज्यादा है, इंपोर्ट्स हम कम करें, इनको हम स्टेबलाइज करें अपनी चीजों को। क्योंकि देखिए बिजली महंगी हो रही है, गैस ऊपर जा रही है, हम प्रोडक्ट उस तरह बना नहीं सकते किसी भी सूरत में आके इसको हम कंपनसेट नहीं कर सकते। जो मटेरियल हम लोगों ने यूज करना है वो सारा तो हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। इन हाउस तो है ही कुछ नहीं है पाकिस्तान में। जो चीज लगनी है हमने बाहर से इंपोर्ट करनी है। अब आपको पता है कोविड की वजह से सिचुएशन क्या, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई हो चुकी है, जिसकी वजह से आए दिन कोई ना कोई चीज आज 10 रुपए की है, कल 15 रुपए की है, रात को हो सकता है 18 रुपए का मैसेज आ जाए और आप उसको पेश नहीं कर सकते। ये दुरुस्त बात। इधर के आपने बाय से तो एक चीज फिक्स कर ली है, आप यू आर बाउंड टू सेल ऑन दैट प्राइस। जब आपकी मार्केट में आपकी लोकल इतनी ज्यादा प्राइस फ्लक्चुएट होनी है, आप किस तरह उसको कम्पीट कर सकते हो इंटरनेशनल? चले इस पे थोड़ी और डिटेल भी बात करते हैं। तीनों हज़रात हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो जरा बात को यहीं से शुरू करेंगे। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले बात ज़रा चल निकली थी मईशत और मईशत से जुड़े मसाइल की। एक दो चीज़ें इस पर डिस्कस कर रहे थे। मैं ज़रा तौहीद साहब जो बात कर रहे थे, मैं चाहूँगा राना साहब उसमें थोड़ा ऐड करें, फिर नईम साहब से एक इम्पॉर्टेंट बात मईशत और IMF पे करनी है। राना साहब, सर IMF वाले मामले पर आपसे आज बड़ी डिस्कशन है। क्या मामला, क्या चीज़ें, एक तो जो तमाम उसके खदोखाल हैं, जो कुछ मुआहदा हुआ वो सामने आए हैं, क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा सर? देखिए, जो हुकूमत ने IMF को एश्योरेंस दी है उसके अंदर अगले साल का जो FBR के जो टैक्सेस हैं वो 1.272 ट्रिलियन से बढ़ाए जाएंगे, जो कि टैक्स में 27% इजाफा होगा, जो इस साल का टारगेट हुकूमत 4.69 ट्रिलियन का जो अचीव करेगा। तो इसमें जो इशू बन रहा है वो ये कि जो वर्ल्ड बैंक और IMF की अगले साल की जो GDP ग्रोथ की प्रेडिक्शंस हैं वो 2% की है और टैक्स में जो इजाफा होगा कलेक्शन में जो टारगेट में वो 27% है। तो अब आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि ये कितना माकूल टारगेट है। इसी तरह बिजली के ऊपर जो एश्योरेंस हुकूमत ने दी है वो 5 रुपए फी यूनिट इन 3 महीनों में बढ़ाने की, जो आखिरी 3 महीने चल रहे हैं उसके अंदर बढ़ाने की दी है। इसी तरह पेट्रोलियम लेवी जो है वो 30 रुपए फी लीटर जो मैक्सिमम प्राइस है उसको करने का भी एश्योरेंस दी गई है, जिसका मतलब है कि हुकूमत ने जो टारगेट रखा था 450 अरब की कलेक्शन का था, लेकिन उसको रिवाइज अप करके 510 अरब कलेक्ट किए जाएंगे, यानी कि 60 अरब पेट्रोल की सूरत में इन्हीं 3 महीनों में और इजाफी कलेक्शन करने के जो है वो टारगेट की एश्योरेंस दी है। और अगले साल पेट्रोलियम लेवी का जो हुजम रखा है वो 607 अरब रुपए का रखा है। तो आप सोच सकते हैं कि ये अगर ये चीजें इंप्लीमेंट की जाती हैं तो महंगाई का एक लहर आएगा, पेट्रोलियम प्राइसेस की सूरत में, बिजली की हाई प्राइसेस की सूरत में और टैक्स की सूरत में। तो अगर हुकूमत चाहती है, ये तो सारे वो मेजर्स हैं जो कि बेल्ट टाइटनिंग के लिए हैं और फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए हैं। तो हुकूमत जो है वो मेरे ख्याल से उसके पास जो स्पेस है वो कम होती जा रही है और अगले 2 साल, क्योंकि आप कह सकते हैं कि इलेक्शन ईयर्स हैं, तो हुकूमत को कोई ना कोई परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी और प्रेशर भी हुकूमत पे परफॉर्मेंस या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का है। तो हुकूमत इस मुआहदे के बाद तो मेरे ख्याल से हुकूमत के पास कोई स्पेस नहीं होगी, और अगर ये चीजें इम्प्लीमेंट होती हैं तो ये बड़ी मुश्किलात इन्फ्लेशन की सूरत में, महंगाई की सूरत में, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के बढ़ने की सूरत में आएंगी। देखिए, राना साहब की बात को मैं कंटिन्यू करता हूँ। अभी जो स्टेट बैंक ने जो रिपोर्ट पेश की है उसमें ये बताया है कि जो पाकिस्तानी इस गवर्नमेंट ने इस साल 2200 अरब रुपए जो है ना वो कर्जा लिया, 2200 अरब रुपए। अब ये तकरीबन ऑलमोस्ट 55% है और होना ये चाहिए था कि ये पहले 8 महीने में इतना ज़्यादा हुकूमत ने कर्जा ले लिया और अब वो ये कह रहे हैं कि आप बिजली की कीमत बढ़ाएं,
1100 अरब रुपये का आप रेवेन्यू FBR का बनाएं, 850 अरब के रेवेन्यू आप और तरफ से इकट्ठे करें और 5.5% आपका फिस्कल डेफिसिट होना चाहिए, जो कि हमारी इस वक्त प्रेडिक्शन ये है कि 8.5% पे जाएगा। 7.5% एस्टिमेशन है और 7.1% होना चाहिए। अब आप बताएं कि 8.5% और 5.5% को इतना बड़ा गैप हम कैसे पूरा करेंगे। 5.6 बिलियन आपकी इस मार्च के महीने में इंपोर्ट हो गया। आपने आर्टिफिशियल इंपोर्ट को बहुत रोकने की कोशिश की, जैसे मिर्ज़ा साहब भी कह रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर तो कुछ चीज़ बनती नहीं है। अभी आपकी इंपोर्ट बढ़ने की वजूहात देखें, अफसोसनाक वजूहात में सिर्फ उसमें आपको बता दूंगा कि चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं, आप कपास इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं। अब आपकी कपास जो मेजर आपका रिसोर्स है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, उसमें जो प्रोडक्शन है वो 5 मिलियन बेल पे आ गई है। अब आपने देखा होगा कि जो टेक्सटाइल के ये जो सेक्टर है उसने एहतजाज शुरू कर दिया है कि जो धागा है ये एक्सपोर्ट ना किया जाए, क्योंकि ये धागा जब हम एक्सपोर्ट करते थे तो यही धागा फिर हम इंपोर्ट करते हैं। उन्होंने तो एहतजाज का ऐलान कर दिया। तो इस वक्त जो हमारा खसारा है वो तकरीबन GDP का ये जो 5.5% जो फिस्कल डेफिसिट को हम देख रहे हैं, और देख रहे हैं हम $3 बिलियन का हम खसारा देख रहे हैं। अब ये सारी चीज़ों को जब क्लब करें ना तो बिल्कुल छोटी सी बात आ जाती है कि इंपोर्ट्स आपकी ज़्यादा हैं, एक्सपोर्ट आपका है नहीं है, और कोई एक्सपोर्टेबल प्रोडक्ट आपकी नहीं है। फिर आपने 2018 में जब आप आए, आपने जो मार्कअप है 13.25 कर दिया, उसके बाद आपने $165 कर दिया, तो आपने तो जो गवर्नमेंट के ऊपर 1500 अरब रुपए का इजाफी बोझ बढ़ गया जो उन्होंने सूद की मद में अदा करने थे। अब सिचुएशन ये है कि अब अपने मार्कअप कर गया, अब IMF भी सेटिस्फाइड है कि चलें जी आप ये जो मैशत का ये जो मॉनेटरी पॉलिसी पे उन्होंने कहा कि जी हम वी आर ओके विद मॉनेटरी पॉलिसी, लेकिन बाकी चीज़ों में वो कहते हैं कि क्रॉस अब बिजली का 5 रुपये 3 महीने में महंगी कर देंगे, या अगले 2023 तक बिजली को आप महंगा कर देंगे, और 1100 अरब रुपया जो आपका सर्कुलर डेट है वो बिजली से निकालने की कोशिश करेंगे, तो कब तक आप सर्वाइव करेंगे। और फिर अगला इलेक्शन इस गवर्नमेंट ने लड़ना है, और अगला इलेक्शन इस गवर्नमेंट को तो महंगाई ले जाएगी। ये बात सही है कि आप कब तक इस चीज़ पे सर्वाइव करेंगे। तौहीद साहब, सर सियालकोट इंडस्ट्री के जो मसाइल हैं ज़रा वो तो हमें बयान करें, क्या क्या हैं। आप ज़ाहिर है एक्सपोर्ट भी करते हैं चीज़ें, आप लोग बेहतर जानते हैं। सर्जिकल एक बड़ी एक्सपोर्ट होती थी, वो भी प्रेशर में है। स्पोर्ट्स गुड्स बड़ी एक्सपोर्ट होती थी, वो भी प्रेशर में है। तो सर क्या प्रोडक्ट्स के हवाले से ज़रा, और फिर सियालकोट इंडस्ट्री के हवाले से क्या बड़े बड़े और चीदा मसाइल हैं? देखिए जी खोकर साहब, मैं थोड़ा सा आपको ना इसकी थोड़ी सियालकोट की वर्थ बता दूँ आपको। देखिए यहाँ पे बेशुमार ब्रांड है, दुनिया भर से ब्रांड आते हैं जो काम करते हैं, तो यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं, ठीक है। लेकिन उसकी दूसरी साइड पे जो पिक्चर है ना, ये है कि जी हमारे पास वो रॉ मटेरियल नहीं है। अब वो सारा रॉ मटेरियल हमने चाइना से इंपोर्ट करना है, टर्की से करना है, थाईलैंड से करना है, कहीं से भी करके हम यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारी कॉस्ट तो इंक्रीज होगी जब हम उसको इंपोर्ट्स करेंगे। हमारी एक्सपोर्ट्स उतनी नहीं है जितनी हमारी इंपोर्ट्स हैं। तो ये सबसे बड़ा इशू है, एक तो हमारे रॉ मटेरियल का, ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग कॉस्ट इफेक्टिव प्राइस ही नहीं मार्केट में इंट्रोड्यूस कर सकते, कभी भी नहीं हम कर सकते, और हम अपने आप को ऊपर उस तरह नहीं लेके जा सकते जब तक हम कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट ना बनाए। और वो तब ही होगा जब हम बिजली हमारी हो सस्ती, गैस हमारी सस्ती हो, सब्सिडीज मिले हमें। इस हुकूमत ने ये बहुत अच्छा एक काम किया जी, जो सेल। ठीक है, मैं चाहूंगा तौहीद साहब हमारे साथ ही एक ये ब्रेक लेनी है मुझे। ये जो बात आप कर रहे हैं ये कंटिन्यू कीजिएगा, मैं जरा ब्रेक से वापस आता हूँ। वेलकम बैक जी। ब्रेक पर जाने से पहले डेट सर्विसिंग के हवाले से कुछ बात हो रही थी, कुछ रीपेमेंट्स हैं, कुछ कर्ज़ों का बोझ बढ़ रहा है। राना साहब आप पहले अपनी बात ज़रा कंप्लीट करें, फिर मैं ज़रा कर्ज़ों के बढ़ते हुए बोझ पर भी थोड़ी सी आपसे बात करूँगा। देखिए, इसी तरह हुकूमत इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो है वो रुपए को मुस्तहकम, जो रुपया मुस्तहकम हो रहा है, ये भी एक टूल है कि हुकूमत इससे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करे, इंपोर्ट बिल को कंट्रोल करे, और जो आपका फॉरेन डेट है उसके इम्पैक्ट को कंट्रोल करे। तो हुकूमत के पास लेकिन बदकिस्मती से बहुत कम स्पेस है, जो मैंने पहले भी आपको बताया, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट 8%, 8.5% या 9% पे हुकूमत के पास जो डेवलपमेंट है
उसकी कोई स्पेस नहीं निकलती। और अगर हुकूमत डेवलपमेंट के अंदर अपना हिस्सा नहीं डालती तो जीडीपी ग्रोथ के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट आता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर अगर उसमें इनकरेजिंग रिजल्ट है, आपकी जो एलएसएम है वो रिबाउंड पे है और अच्छी रिकवरी दिखा रही है, वहाँ अगर जो है हुकूमत गवर्नमेंट स्पेंडिंग के तहत बेहतरी ना ला पाए तो वो स्लो ग्रोथ रेट आपको देगी। और यही जो सबसे बड़ा इशू है वो यही है कि आपका इस साल और अगले साल 2%, 2.5% ग्रोथ रेट जीडीपी पे आप फंसे हुए हैं और आपको टैक्स कलेक्शन 20 से 30% बढ़ानी है। तो ये कैसे ये चीजें अचीव होंगी, ये बहुत एक जो है ये हुकूमत के ऊपर। अच्छा, मैं राणा साहब आप सारे हजरात से एक सवाल पहले मैं चाहूँगा राणा साहब इसमें अपना इनपुट देने। सर, एक जो मईशत है उसका दारोमदार का जो सिंपल सा एक फॉर्मूला हमें समझ आता है, जो हमारी नाक़िस अकल को समझ आता है, एक डिपेंड करेगी कमाई पर और दूसरी डिपेंड करेगी ज़ाहिर खर्च पर, और तीसरा एक हिस्सा अगर हम समझें तो वो है आपकी बचत। और वो बचत भी ज़ाहिर है कि आप अपने जो लोकल सर्विसेज लेते हैं, जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं और जो लोगों की तनख्वाहें हैं, पेंशन है, उस पर भी खर्चते हैं। लेकिन अगर हम कर्ज़ ले लेते हैं जो कि बढ़ता जा रहा है, पिछली तमाम गवर्नमेंट्स को देखते रहें तो ये गवर्नमेंट ने कर्ज़ लेने की बात की थी कि नहीं लेंगे, ये भी बढ़ रहा है। तो क्या सर कर्ज़ को हम अपना जमा समझ सकते हैं कि हमारे पास ये चीज़ हमारा एसेट है? नहीं, अगर देखें, अगर तो जब तक आपकी जीडीपी बढ़ रही है, जब तक हुकूमत की टैक्स कलेक्शन बढ़ रही है और एक अच्छे रेशियो से बढ़ रही है, तो तब तक तो कर्जा आपको कुछ नहीं कहेगा। मिसाल के तौर पे 2018 में आपका डेट टू जीडीपी रेशियो 72% था, जो कि तकरीबन 10% आपकी जो असेंबली ने अलाउ किया हुआ है, जो आइन अलाउ करता है वो 62% के ऊपर अलाउ करता है, तो वो उससे 10% तजावुज कर गया था। इस हुकूमत में ये प्रेडिक्शन है कि इस साल में वो 94% डेट टू जीडीपी चला जाएगा। फिर उसको सस्टेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और यही वजह है कि जो हुकूमत की जो 2.5 साल की पॉलिसीज रही, उसके अंदर जब इंटरेस्ट रेट इतना तेजी से ऊपर गया तो डेट सर्विसिंग उसमें 100% आया, और हुकूमत के पास वो फिस्कल स्पेस ही नहीं थी कि वो जो है वो चीजों को मैनेज कर सके, और आपने देखा कि फिस्कल डेफिसिट आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। तो अभी हम एक विशियस साइकिल में फंस गए हैं। आपको टैक्स कलेक्शन बढ़ानी है, साथ साथ आपने डेट की रीसर्विसिंग को कंट्रोल करना है, लेकिन आप देख रहे हैं कि कर्जा हुकूमत बेइंतहाशा तेजी से ले रही है। तो ये एक बड़ा मुश्किल वक्त है इस मुल्क के ऊपर, और यहाँ आपको फिस्कल डिसिप्लिन ही करना पड़ेगा, वरना या आपको जो है वो जहाँ चैलेंज ये है कि आप जहां फिस्कल डिसिप्लिन लेके आते हैं और फिर वहां आपको डेवलपमेंट करनी है, तो मुख्तलिफ गोल्स हैं जो एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। अच्छा, ये जो बात अभी राणा साहब ने कही, नईम साहब, कि फिस्कल डिसिप्लिन ले आएँ, ये सारी चीज़ें जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, हम वी आर हेडिंग टुवर्ड्स एन अदर बजट, तो हम बजट की तरफ जा रहे हैं। कुछ हमें अभी तो एक मिनी बजट की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, एक मिनी बजट, ठीक है, वो बल्कि हम उसका जिक्र करते रहते हैं बीच बीच में उसको। आप देखें ना, चीनी की कीमत कंट्रोल करना या गंदम की कंट्रोल करना, ये हुकूमत का काम है, ये अदालतों का काम नहीं है। लेकिन वो कर रहे हैं, लेकिन ये हम हर चीज़ के लिए जो है ना अदालतों का रुख करें। अच्छा, अभी इस कोविड की सिचुएशन में आप देखें कि IMF ने कहा कि पाकिस्तान की जो ग्रोथ है 1.5% होगी, दुनिया 6% के हिसाब से ग्रो करेगी, इंडिया 12.5% के हिसाब से ग्रो करेगा, चाइना 8.4% के हिसाब से ग्रो करेगा। अब हमारा इशू इस वक्त ये है कि सर हमें इस वक्त किसी डिसिप्लिन की ज़रूरत नहीं है, हमें इकोनॉमिक डिसिप्लिन की ज़रूरत है, हमें इकोनॉमिक एमरजेंसी की ज़रूरत है, हमें इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की ज़रूरत है। हमें इस वक्त ये सब बातें हमें पता है, खराबी पता है हमें, एक तो ये ना कि पता हो कि खराबी क्या है, हमें खराबी पता है, हम खराबी में बहस कर रहे हैं। हर बंदा कहते हैं खराबी क्यों है, कोई बंदा सोल्यूशन लेके नहीं आ रहा। और मैं आपको बताऊं कि इस वक्त सोल्यूशन साहब लाए थे। नहीं सर, देखें, हुकूमत भी और इंडस्ट्री भी दोनों ही इसमें सीरियस नहीं है। मैं आपको बड़ा फ्रैंकली बताऊं, जब आप इजी इनकम के वेज बता देते हैं लोगों को तो वो उधर चले जाते हैं। अब FBR आप इंडस्ट्री लगाएं, अभी उन्होंने कहा जी हम नई इंडस्ट्री को टैक्स की छूट भी ख़त्म कर रहे हैं, हम और 100 200 नोटिस लोगों को भेजे, पीछे 6 साल के नोटिस प्रॉपर्टी वाले मामले। अच्छा, जिन लोगों को नहीं मैं इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, इंडस्ट्री वाला या बिजनेसमैन जो है वो तो FBR को भुगत की तंग आ गया। आप एक दफ़ा सबको बुलाएं, एक बहुत बड़ा कन्वेंशन करें,
कन्वेंशन सेंटर में बुलाएं, पाकिस्तान के टॉप इंडस्ट्रीज को बुलाएं, बिजनेसमैन को बुलाएं, फायदा हो। और नहीं फायदा होगा। ब्रेक से वापस आते हैं, इस पे बात करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले बात जरा एफबीआर के हवाले से, सेल्स टैक्स के हवाले से जिसका आईएमएफ ने भी जिक्र किया है, वो चल पड़ी थी। नहीं साहब कुछ कह रहे थे। सेल टैक्स आप किस पे लगाएंगे? बिजनेस कम्युनिटी पे लगाएंगे, इनकम टैक्स भी इन्हीं पे लगाएंगे भाई आप। सर लेकिन निकलेगा आवाम से, जब आवाम को चीज खरीदेगी तो वो सारे महंगाई भी कर रहे हैं, पेट्रोल भी बढ़ा रहे हैं, गैस भी बढ़ा रहे हैं, बिजली भी बढ़ा रहे हैं, टैक्सेस भी बढ़ा रहे हैं। भाई आप रेशनलाइज क्यों नहीं करते? पूरी दुनिया में क्रॉस द बोर्ड टैक्सेशन होती है, हर बंदे पे टैक्स लगाएं। आप हर दफ़ा कहते हैं हम नए टैक्स पेयर ढूंढेंगे, नहीं ढूंढती नहीं है आप लोग। आप लोगों को किसी सेक्टर को आप इम्यूनिटी दे रहे हैं, किसी जो वो सेक्टर जो मिल्किंग काउ है उसको तो आप सपोर्ट करें भाई। अब हम पिछले 20 साल से ये गवर्नमेंट कर्जा लेती है कर्जे पे करने के लिए या कर्ज़ों का सूद पे करने के लिए। अभी जो मसला आपको क्या है, आपका कर्ज़ों का सूद आप पे करते हैं ना, कर्जा लेके। बिल्कुल ऐसा ही है। अब अगर आपने स्टेट बैंक को ऑटोनॉमी दे दी तो आप कमर्शियल बैंकों से, अभी भी अब स्टेट बैंक से तो नहीं ले रहे, कमर्शियल बैंकों से लोन ले रहे हैं। गवर्नमेंट पे बोझ बढ़ रहा है। जैसे मैंने बताया कि 2200 अरब रुपया इस 8 महीनों में ले चुके हैं और जीडीपी का 87% तक आप पहुँच चुके हैं। उसके अलावा आपका 105 बिलियन से ज़्यादा डॉलर का खर्चा है। अब ये सारी खराबियाँ हैं ना। अब इन खराबियों को बेहतर करने के लिए अब जैसे हमाद अजहर साहब को लगाया हुआ थे, साथ ही बातें शुरू की, शौकत तरीन साहब को बुला रहे हैं। शौकत तरीन साहब के वो केसेस, कोई नैब के केसेस, उसके बाद मामला आ गया। अच्छा अब बात यह, आप कहते हैं हम एक बहुत बड़ी एडवाइजरी इकोनॉमिक कमेटी बनाते हैं। 27 जो आदमी $5 मिलियन साल की एक्सपोर्ट करता है या $100 मिलियन साल की एक्सपोर्ट करता है, अब उसको बुलाओ, उसको को भाई हमें बताओ कि हम बाकी ये आपकी बात दुरुस्त है। मैं तौहीद साहब, ये जो जिक्र हो रहा है ये हो रहा है एफबीआर के टैक्स रिफॉर्म्स के हवाले से। मैं चाहूँगा ज़रा इस पर आप भी बता दें कि टैक्सेशन कितना मुश्किल मरहला है, इसको सहल करने के लिए क्या कुछ होना चाहिए, इंडस्ट्री कितनी दबाव में होती है जब टैक्सेशन के मामलात आसान ना हो। जी देखिए, मैं सबसे पहले ना शुक्रगुजार करता हूँ इस गवर्नमेंट का, जिन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है ऑन टैक्सेस, DLTL रिबेट केसेस। ठीक है, पहले अगर हम पीछे चले जाएं पिछली गवर्नमेंट में, हमें अपना एक टैक्स रिफंड करवाना हमें साल से ऊपर टाइम लग जाता था। अब हमारे लिए बहुत इजी हो गया कि हम विद इन अ मंथ हमें वो टैक्स रिफंड होके हमारे अकाउंट में आ जाता है और उससे हमारी जो सर्कुलेशन है वो नहीं हमारी इस तरह मुतासिर होती जिस तरह पहले उसको हम फेस करते थे। ठीक है, ये एक बहुत अच्छा एक पॉइंट है इनका, लेकिन इनको मजीद इसके ऊपर सोचना चाहिए कि किस तरह हम इनको मजीद बेहतर। ठीक है, अच्छा मैं चाहूंगा राना साहब लास्ट इनपुट आपका इस पर। देखिए, जो टैक्स रिफंड्स है वो तो जीरो रेटेड हो गया था, फिर आपने जीरो रेटेड खत्म कर दिया और फिर आप इस रजीम में देखें। यहाँ मैं कहूंगा, अभी मैं एक खबर पढ़ रहा था कि कॉटन के कार्टेल के ऊपर हुकूमत ने नोटिस ले लिया है और वहां जो माफियाज है उसको हुकूमत जो है वो उसके ऊपर नोटिस लेगी। देखिए, आप हर जगह माफियाज बना देते हैं। जब आपने ओवरऑल पिक्चर देखनी है कि अगर शॉर्टफॉल इतना ह्यूज आ जाए डिमांड सप्लाई में कि कॉटन की पैदावार आधी रह जाए, तो फिर आप माफियाज को जितना मर्जी उनके पीछे चले जाएं, आप चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। जब आप शुगर को इंपोर्ट कर दें और फिर शॉर्टेज पैदा कर दें, फिर आप भागते चले जाएं, तो आप जो है वो चीजों को मैनेज नहीं कर पाएंगे। टाइमली डिसीजन मेकिंग, ओवरऑल जो है वो पॉलिसी मेकिंग में सारे स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करके फिर अपनी फैसले करने, ये सारी रिक्वायरमेंट है हुकूमत की मैनेजमेंट बेहतर होने के लिए। ये नहीं होगा तो इनको हर जगह माफियाज ही नजर आएंगे और जब आप उन माफिया सर वक्त की कमी ना, एक मिनट की छोटी सी बात है, जल्दी से ये देखें इस वक्त इस्लामाबाद की जो इंडस्ट्रियल एरिया है ना, I-10 I-9 ये काउंटर ट्रायंगल, इसमें CDA वाले दर नोटिस दे रहे हैं। अब वो जो बिजनेस कम्युनिटी वाले हैं वो अपना बिजनेस करें कि CDA के चलो मैं एक प्रोग्राम कर लेता हूँ और कि ये जो नोटिस और FBR वाला मामला इसको कितनी जल्दी टैकल करा जाए। बहुत शुक्रिया नईम सिद्दीकी साहब, राना एहसान अफजल खान साहब, तौहीद नासिर मिर्जा साहब, आप तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।